हमारी नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की सीरीज। हम लोगों ने ऑलरेडी देखो काफ़ी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो कवर की नहीं है, बट मेटल और नॉन मेटल को साथ साथ लेकर अगर चलें तो इनडायरेक्टली 4 हो चुकी हैं, और अगर इंडिविजुअली लें तो, और अगर कंबाइन लेके चलें तो 2 हो चुका है। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी आप मेटल के लिए पढ़ते हो वही हम नॉन मेटल के लिए भी पढ़ा देते हैं बस। तो इस तरीके से 2 केमिकल प्रॉपर्टी हमने फिनिश कर ली है। आज तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो ये कि अगर आपके पास लेट्स इमेजिन कोई एक मेटल है, ठीक है, और अगर आप उस मेटल को आप एक सॉल्ट के सोल्यूशन में डालोगे तो सॉल्ट के सोल्यूशन में जाने के बाद किस तरीके से रिएक्शन देगा और उस टॉपिक से किस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस टॉपिक पे पता होना चाहिए, मेटल आप लोगों का एक एलिमेंट है। लेट्स से मैं मेटल के नाम पे कैल्शियम ले लेती हूँ तो वो क्या है, एक एलिमेंट है। और सॉल्ट का सॉल्यूशन जैसे आप लोगों के पास KCl है ना, Na2SO4, तो ये आप लोगों के पास कंपाउंड है। तो इनडायरेक्टली जिस केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग एलिमेंट प्लस कंपाउंड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसमें क्या लेंगे, एलिमेंट प्लस कंपाउंड लिया जाएगा। अब तुम खुद सोचो, जब आपने इस साल बेसिक केमिकल रिएक्शंस लिखना सीखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में शुरुआत में, तब आपको ये चीज़ अच्छे से सिखाई गई थी कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी एक एलिमेंट को आप किसके साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ रखोगे तो उसका जो प्रोडक्ट है आप कैसे लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे लिखते हैं बराबर, ये चीज़ आपने ऑलरेडी बचपन में यानी कि 10th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में सीख कर बैठे हो। कुछ ऐसा नहीं किया है तुम लोगों के साथ कि कुछ नई वाली चीज़ बता रही है और पुराना वाला तो कुछ हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे हम करें। ये काम आपके द्वारा किया हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर किसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद नहीं है, ठीक है, अगर किसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद नहीं है तो ऐसे में वो प्राणी पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जाकर रिवाइज करे। वो रिवीजन जब हो जाए तब उसके बाद ये वाला वीडियो वापस से आके देखें, क्योंकि उसके बिना आप डायरेक्ट अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो बकवास है, बर्बाद है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपके पास, ओके डन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए वो होती है आप लोगों के पास रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि आपने ऑलरेडी इससे पहले भी किए हैं। लेकिन अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता, ठीक है, और आप डायरेक्ट कूद जाओगे कि चलो उसके बिना ही मैं इस केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेता हूँ, तो देखो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो वाली चीज़ के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी आवश्यक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तो तुमको पता है, बट चलो एक काम करते हैं, फिर से एक और बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो हमें जिस रिएक्टिविटी सीरीज की आवश्यकता है आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में, सिर्फ उतनी ही रिएक्टिविटी सीरीज हम लिखेंगे। जब तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई थी फर्स्ट चैप्टर में, तो इससे रिलेटेड निमोनिक भी आपको बताया गया था, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को ट्रिक वाइज कैसे याद करें। वैसे तो मैं पर्सनली खुद कोई ट्रिक्स विक्स के पे यकीन करती नहीं हूँ, बट तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत वाले इंसानों के लिए वो निमोनिक है। अदरवाइज लास्ट ईयर की पूरी जो बैच है, उस पूरी बैच ने या अभी तक की जितनी भी बैचेस हैं उनमें मैंने किसी को निमोनिक वगैरह कभी नहीं बताया। वो लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ही लर्न कर लेते थे बस, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, खत्म। ज़्यादा झंझट झमेला वो लोग कुछ लेते ही नहीं थे। तो अब क्योंकि तुम लोग तो स्पेशल लोग हो, तो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, ठीक है। तो ये पहले तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें हर एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए। अब अगर नाम ही पता नहीं है और ऐसे ही उठ के बैठ गए हो तो फिर तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। तो के का नाम तो तुम तो जानते ही हो कौन होता है, पोटाशियम, ठीक है। के इज नथिंग बट योर पोटाशियम। Na का मतलब होगा सोडियम, Ca का मतलब होगा यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम।
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, मैं अभी धीरे धीरे यहाँ पे बोल के बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो स्किप कर लो सीधा। ठीक है, ये आ गया एल्यूमिनियम, यहाँ पे आ गया ये जिंक, यहाँ पे ये आप लोगों का आयरन, यहाँ पे ये आपका लेड, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो है आपका कॉपर। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये मर्क्यूरी, और उसके बाद ये हो गया आपका सिल्वर, और यहाँ पे आ गया ये गोल्ड। डन, ये हम लोगों की रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, ये नीचे जा रहे हैं, मतलब आप जितना नीचे जाओगे आपको नीचे जाने पे उतना ही क्या मिलेगा, गंदा रिएक्टिविटी मिलेगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिलहाल कौन है, पोटेशियम। इसका ये मतलब नहीं होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सिर्फ इतने ही लोग आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, बट हम लोग फिलहाल इतने ही पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक तो हम इतने ही पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, मेटल्स को अरेंज कर देते हैं उनके डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यूजुअली मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, मैं उसको अरेंज करती हूँ किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, यानी कि सबसे टॉप पे किसको लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद सबसे बॉटम पे मैं उसको लिख देती हूँ जो आप लोगों का सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट करके पूछ लेते हैं कि डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें हम लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज आती तो है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज को मैं डिफाइन कैसे करूं। तो देखो, उसमें डिफाइन करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है। अगर तुम्हारे घर में कल को कोई एक पार्टी है और उस पार्टी में अगर तुम लोगों को कुछ लोगों को इनवाइट करना है, सो यू विल मेक अ लिस्ट ना। तो यहाँ पे भी हमने कुछ मेटल्स की एक लिस्ट बनाई है, जिस मेटल्स की लिस्ट को हमने अरेंज कर दिया गया है। आप चाहो तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, या फिर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन मैं और यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा किताब वाले लोग उसको डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्म में ही अरेंज करते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ वर्ड क्या है, इस पे हम लोग अभी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि कहने को तो मैं तुम्हें एक्टिविटी वर्ड को एकदम ही लो लेवल पर बता सकती हूँ, बट रियलिटी में केमिस्ट्री में एक्टिविटी एक खुद अच्छा खासा टर्म है, जिसके साथ मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी अनाप शनाप बता दिया। ठीक है, जब आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे, हायर स्टैंडर्ड का मतलब 12th से भी हायर, तो आपको ये एक्टिविटी वर्ड, अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया तो आपको बिल्कुल पढ़ने को मिलेगा। 12th तक इवन खुद एक्टिविटी वर्ड का कहीं भी प्रयोग किया गया नहीं है, बट दिस इज द ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की ही है एग्जैक्टली। तो इसको हूबहू वैसे का वैसे ही रट्टा मारोगे, कोई उसमें अपना खोपड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको तो हमने ऐसे याद करना है। हाइड्रोजन के नीचे होते हैं 4 बंदे, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, खत्म। हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं 3 गधे, आपके कौन से, लेड, आयरन और जिंक। ठीक है, ये मैं ऐसे याद करती हूँ। और फिर शुरुआत के तो 4 देखो सभी को याद होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। खत्म हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। स्टार्टिंग के ऊपर के लोग कौन कौन होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को लिख लो, हाइड्रोजन के ऊपर के 3 गधे कौन होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के 3 गधे, लेड, आयरन, जिंक। हाइड्रोजन के नीचे के 4 गधे, कॉपर, आपका मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड। बट मान लेते हैं किसी को फिर भी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि याद ही नहीं हो रही रिएक्टिविटी सीरीज, तो ऐसे लोगों के लिए हमने निमोनिक्स डिस्कवर किए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे द्वारा बनाए हुए निमोनिक्स नहीं है, हमको भी हमारे टीचर्स ने ये सारी चीज़ें बताई थी 11th स्टैंडर्ड में कि ये निमोनिक्स है उस तरीके का। तो आप अगर याद कर रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो नो इश्यूज़। ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, तो वो आपकी चॉइस है। तो मैं तो देखो निमोनिक्स के थ्रू कभी याद नहीं करती हूँ, बट निमोनिक्स है ही इतना प्यारा कि मेरे दिमाग में रह गया। जैसे अभी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें मैं ग्रुप 1 के निमोनिक्स में बताऊंगी, ग्रुप 2 के बताऊंगी। पर्सनली मुझे वो निमोनिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सब मैंने 11th में पढ़ा है, मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था। बट आई डोंट यूज दैट निमोनिक्स फॉर लर्निंग पर्पस। मुझे ऐसे ही एलिमेंट्स के नाम याद कर रखना अच्छा लगता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम, ऐसे ही। उससे बेटा मांगे कार स्कूटर, ये सब नहीं। तो मैं निमोनिक्स बता दे रही हूँ रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, बट याद रखना नहीं रखना हुआ कि पर्सनल चॉइस है। अगर आप ऐसे ही रट्टा मार सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज तो नो नीड ऑफ निमोनिक्स। अब देखो
के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा निमोनिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। देखो ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, कितना इजी है। इसमें आई जस्ट डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, बराबर। अच्छा, इसमें मैंने कार्बन खा गई हूँ, अरे यार कार्बन में खा गई। वैसे कार्बन की नीड होती नहीं है, तुम्हें कभी कार्बन से रिलेटेड कोई पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के साथ डील करता है। किसके साथ डील करता है? वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के साथ डील करता है। देयरफॉर अदरवाइज आई वुड हैव रिटन अ कार्बन हियर। अब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में सिर्फ मेटल्स के साथ डील करता है, तो देयरफॉर कार्बन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे Fe का मतलब कौन है? आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे Fe का मतलब क्या है? आयरन। इस पे बाद में आते हैं, पहले समझा देते हैं तुम्हें। देखो, प्लीज का P और पोटेशियम का P, ये ऐसे याद करना है। प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, ठीक है, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम और जेब्रा मतलब जिंक, ये ऐसे। तो अगर किसी को, ठीक है, ये डायरेक्टली याद हो जाता है तो ठीक, नहीं तो निमोनिक्स याद करो, और फिर निमोनिक्स में ये भी पता होना चाहिए कि पी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ठीक है। पूरा ही पोपट नहीं रह सकते आप। अच्छा, अब Fe मतलब होता है आयरन, तो आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है आई, ठीक है। आयरन के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? आई। अच्छा, बीच में एक मैं खा गई हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ। आई के बाद आता है आपका एसन। एसन का मतलब होता है टीन, ठीक है। एसन का मतलब क्या होता है? टीन, ठीक है। तुम तो जानते ही हो एसन भाई को। एसन का मतलब होता है टीन, तो टीन को हम लिखते हैं ट्राई, आई ट्राई, ठीक है, आई। फिर उसके बाद आई ट्राई, अच्छा, और आई ट्राई लर्निंग, एल, ये देखो लेड है, तो अब इसको हम लिखेंगे आई ट्राई लर्निंग, ठीक है। हाउ, हाउ, ये देखो हाउ आ गया, ये आप लोगों के पास। अच्छा, सी यू मतलब इसको तो जैसे का जैसे ही है, ठीक है। हाउ, इसके नीचे का लर्न कर लो मेरे हिसाब से। हाउ कॉपर, हाउ कॉपर, हाउ कॉपर, कॉपर के बाद यहाँ पे आता है सेव्स गोल्ड, ठीक है। और मर्क्यूरी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा हम लोगों को। मर्क्यूरी भाई के लिए हम किसको यूज करें? हाउ कंट्रीज मेक, रुको 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 रुको, हाउ कॉपर, मर्क्यूरी का यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो? आई ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, हाउ कॉपर मैनेज टू सेव्स गोल्ड, नहीं, हाउ कॉपर, हाउ कॉपर, अरे यार मर्क्यूरी के लिए एमी के लिए बनाना पड़ेगा। अब कॉपर के लिए, मर्क्यूरी के लिए कौन बनाए को उसको? हाउ कॉल मी स्मार्ट जी, इसको मी लिख दो यार। अब मैं उसके लिए क्या बनाऊँ? अगर तुम कुछ और बना सकते हो तो बना लो, मेरे को उतना अपना दिमाग खर्च करने की नीड नहीं है। तुम कुछ और बनाना चाहते हो तो बना लो। तो देखो सिंपल सा है, क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, इंस्टेड सॉरी आई ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मी सेव्स गोल्ड, ये इस तरीके से, ठीक है, बराबर। चलो, तो ये हम लोगों का पार्ट डन हो गया रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना देखो दिक्कत हो जाएगी। अब होता कैसा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी भी मेटल में ऑक्सीजन डालते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा कि जब भी आप किसी मेटल में पानी डालते हो तो पानी डालने के बाद वहाँ पे क्या बन जाता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आज हम लोगों को देखिए ये पढ़ना है कि अगर आपके पास कोई भी एक मेटल है, ठीक है, आपके पास अगर कोई एक मेटल है और उस मेटल में अगर आपने कोई सॉल्ट का सोल्यूशन डाला है, अब होगा क्या?
यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी, अच्छा दे दिया है क्या? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं नहीं, आप ले लीजिए ना सर, अगर आए हैं वो लोग देने के लिए, मुझे बिना बताए आए हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि वो आए हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप भी ले ले रहे हैं डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सर, आपने बोल दिया काफ़ी है वो, कोई नीड नहीं है ऐसी। ठीक है, उनको कह दीजिएगा फिर मुझे ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। ठीक है, वापस आते हैं। अब तुम्हारे काम की बात नहीं थी वो सब। तो मेटल प्लस सॉल्ट सोल्यूशन, अब ये बनाएगा क्या? अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपका मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में जो मेटल मौजूद है, अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव वाले केस में होगा क्या, आप लोगों का एक मेटल सॉल्ट सोल्यूशन वाला, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा और आप लोगों के पास एक नया वाला सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का ये वाला मेटल, ठीक है, ये वाला मेटल, इसको हम कहेंगे अटैक करने वाला मेटल, ठीक है, अगर अटैक करने वाला मेटल अगर आपका कमजोर है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव के केस में यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। अब इसके बस मुझे एग्जांपल्स लेने हैं और कुछ तुम्हें पॉइंट्स बताने हैं जहां से क्वेश्चन तुम्हें आए सामने फ्रेम किए जा सकते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, आप लोगों को मेटल के नाम पे दिया हुआ है जिंक। मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो भी आपको सॉल्ट सोल्यूशन दिया होगा उसको एक्वस फेज में लेना है, तो वो हो गया आपका AQ। मैं हमेशा रिएक्शन लिखते वक्त तुम्हें फेज बताती हूँ ताकि पेपर में तुमको फेज लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजंस क्रिएट होते हैं, और गिव रीजन छोड़ो, इससे सब पार्ट्स में पूछे जाने वाले सवाल भी इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे आते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा, आपको अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के पास जाना है। रिएक्टिविटी सीरीज के पास जाकर ये देखना है कि जो अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, जिंक, क्या ये बाजू में मौजूद कॉपर यानी कि दूसरे मेटल से ज्यादा ताकतवर है कि कम ताकतवर है। अब अगर किसी को मेरी इस भाषा में कंफ्यूजन हो रहा है तो यार वो चैप्टर नंबर 1 में उसको डबल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं आती है, ये उसकी मतलब क्या कह सकते हैं कमजोरी है या उसकी दिक्कत है। क्योंकि अगर आपको हर चैप्टर में मैं ये रिपीट 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 सिखाने लगी तो मतलब ही क्या रह जाएगा। तो सिंस हमें अच्छे से पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आपके कॉपर से ऊपर आता है, ठीक है, सो देयरफॉर आपका जिंक ज्यादा ताकतवर है, तो जिंक अंदर आ जाएगा। ठीक है, जिंक अंदर आके यहाँ कॉपर पे अटैक करेगा और कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा, गेट आउट, बाहर आ गया। तो कॉपर जब बाहर आएगा तो बन जाएगा अकेला Cu और यहाँ पे सॉलिड लिख देना प्लस। अब जिंक जाके बाजू में चिपक जाएगा किसके, SO4 के। बट कभी भी जिंक को डायरेक्टली SO4 के बाजू में जाके चिपकाने का नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी उनकी वैलेंसी अलग भी हो सकती है, तो अगर उनकी वैलेंसी अलग हुई तो फिर, तो इसीलिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आप +2 लिखोगे, SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आप -2 लिखोगे। आप अगर इनको वैलेंस आपको आता है करना तो ये सिंपल सी ये चीज हो जाएगी ZnSO4 और यहाँ पे आ जाना है एक्वस। खत्म हो गया आप लोगों की एक तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर की। क्या कुछ ऐसा लगा तुम्हें कि कुछ नया पढ़ रहे हैं हम लोग? कुछ भी ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा कि फर्स्ट चैप्टर की ही रिएक्शन आपने करने को दे दी है, वही बेसिकली हम कर भी रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसका ना उल्टा गेम खेलते हैं। उल्टा गेम मतलब पिछली बार आपने मेटल के नाम पे जिंक को रखा था, अब एक काम करो मेटल के नाम पे आप कॉपर को रख लो, ठीक है, और इस बार सोल्यूशन बना लो ZnSO4 का। ठीक है, बस मैंने इंटरचेंज किया है। तो कई लोगों के देखो हाथ इतने रैपिड चलते हैं और दिमाग उनका घोड़े यानी स्नेल से भी कम गति में चलता है, वो लोग इसका आंसर लिख देंगे Zn + USO4। अरे एक बात का हमेशा याद रखना, जो मेटल अकेला होता है, जैसे यहाँ पे अकेला कौन है, कॉपर, तो ये आप लोगों का अटैक करने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का अटैक करने वाला है।
तो जो आप लोगों का अटैक करने वाला होता है वो अटैक करेगा बाजू के मेटल पे, ये अटैक करेगा जिंक पर। अटैक करने वाला हमेशा ताकतवर होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में। बट हमको अच्छे से पता है कि अपनी कॉपी में लिख के रखो और इस कॉपी में लिखी हुई रिएक्टिविटी सीरीज को देखो कि कॉपर जो है वो जिंक से नीचे आता है। ठीक है, कॉपर जो है वो जिंक से नीचे आता है और नीचे आने वाले लोग कैसे होते हैं? कमजोर। इसका मतलब कॉपर कमजोर है एज कंपेयर टू जिंक, और क्योंकि कॉपर कमजोर है तो अटैक करेगा तो सही, बट जिंक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो रिएक्शन। तो हमेशा अपने हाथों को इस तरीके से मत दौड़ाना कि आंसर तो लिखना है, ठीक है, आंसर तो लिखना है, चाहे उलूल झुलूल कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है। हमेशा देखना जो अकेला है वो अटैक करने वाले पर कैसा होना चाहिए उसके कंपेयर में ताकतवर। अगर वो उसके कंपेयर में ताकतवर नहीं है तो आंसर आएगी फिर आप लोगों की नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो कॉपर है, ठीक है, और कॉपर में मैंने एक ले लिया AgNO3। अब इसमें चलो बातचीत करते हैं। कॉपर की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, AgNO3 की फिजिकल स्टेट एक्वस होगी। अभी कॉपर को अटैक करना है Ag पर। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर के नीचे मर्क्यूरी आता है, मर्क्यूरी के नीचे सिल्वर आता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। अब अटैक कर रहा है कॉपर किस पर? सिल्वर यानी कि Ag पर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर को ऊपर होना चाहिए एज कंपेयर टू Ag। तो अगर आप जाके रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो कॉपर देखो ऊपर है किसके? Ag के। Ag बेचारा नीचे है। अटैक करने वाला हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो कॉपर तो ऊपर है, तो इसीलिए रिएक्शन होगी। और रिएक्शन हुई, आपका कॉपर ने Ag पे अटैक किया, Ag बाहर आ गया। अब Ag बाहर आके बन गया आप लोगों का Ag सॉलिड बराबर प्लस यहाँ पे एक चीज क्या आ जाएगी आप लोगों का? कॉपर और NO3 को हमें कंबाइन करना है। अब बात आती है कि कॉपर और NO3 को कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर और NO3 को चिपका मत देना, रफ में यहाँ पे उसकी पहले कैलकुलेशंस करना। NO3 की वैलेंसी -1, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +2 वाली ली है, तो ये बन जाएगा आपका CuNO3 होल ट्वाइस 2, ये ऐसे में। ठीक है, यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट एक्वस होगी और इसकी फिजिकल स्टेट तो सॉलिड लिखी है। ये इस तरीके से कॉपर ने किसको डिस्प्लेस किया? सिल्वर को डिस्प्लेस किया। बट अगर तुम ये सोचोगे कि एक काम करते हैं, इसका उल्टा ऑर्डर प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी कि Ag को हम ले लेते हैं कॉपर की जगह और यहाँ पे ले लेते हैं हम कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन। और कई लोगों को लगेगा कि अब हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शन। तो अटैक कौन कर रहा है? Ag किस पे कर रहा है? कॉपर पे। अटैक करने वाला तो कमजोर निकल गया, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो जो कमजोर होगा उसका अटैक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? NR। NR मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, NR मतलब नो रिएक्शन, खत्म। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के पास दूसरे मेटल्स भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है FeSO4 और साथ में आपने ले लिया है Zn। ये लिया क्या मैंने ऑलरेडी? देखने दो, नहीं वो कॉपर लिया था। चलो बताओ क्या होगा इस बार? अटैक कौन करेगा? इस बार भी अटैक जिंक ही करेगा। कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो पहले लिखा होता है वो अटैक करता है, जो अकेले होता है प्राणियों वो अटैक करता है। ठीक है, जो अकेले होता है वो अटैक करता है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आप लोग कि आपका जिंक ऊपर है कि नीचे है एज कंपेयर टू आयरन। तो जिंक तो ऊपर है, क्योंकि जिंक ऊपर है इसीलिए अटैक पॉसिबल होगा। Fe बाहर निकल जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा ZnSO4। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज मैं उल्टा ले लूं, मतलब मैं ऐसी ले लूं कि लेट्स इमेजिन यू हैव ZnSO4 एंड यू हैव Fe, और उसमें अगर मैं पूछूं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम उसमें बोलोगे कि नहीं, उस केस में आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि Fe रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है। ठीक है, नीचे लाई करता है। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे काम करने का तरीका क्या है, ये बादशाह समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल यू हैव कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। अब इसमें आपने यू ऐड किया Fe सॉलिड स्टेट में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी अटैक कौन कर रहा है? Fe किस पे अटैक कर रहा है? Cu पर। सब जानते हैं कि Cu नीचे रहेगा और Fe ऊपर रहेगा।
अटैक करने वाला ऊपर होना चाहिए। सो योर आंसर विल बी FESO4 और साथ में बाहर कौन निकल गया, CU। बट अगर इसी का तुमने रिवर्स ले लिया होता, ठीक है, इसी का अगर तुमने क्या ले लिया होता, रिवर्स ले लिया होता, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती नो रिएक्शन। ठीक है, आपके इसमें ये चीज कितनी आ जाती, नो रिएक्शन। तो हमेशा हर चीज को यस लिख दोगे ऐसा मत करना। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि आंसर आप लोगों का नो रिएक्शन वाला भी हो जाए। कैसे पता लगेगा कि वो आंसर नो रिएक्शन वाला है कि नहीं है? सिंपल है, आप वहां पे क्या करो, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो और वहां पर क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कोई और नहीं बल्कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक प्रकार है। बराबर। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि उन चीजों से बोर्ड एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट जहां भी तुमको दिखे तो कॉपर सल्फेट को देखते बराबर तुम्हारे दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, ब्लू कलर का सोल्यूशन। ये पहली पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ZnSO4 होता है, ये ZnSO4 कलरलेस होता है। ZnSO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। और कॉपर अगर अकेला आपको दिख रहा है तो वो कॉपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। कैसे कलर का दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ये कलर्स याद करने बहुत आवश्यक है क्योंकि मैं बताती हूँ क्वेश्चंस इन कलर्स से कैसे फ्रेम किए जाएंगे। पहले कलर्स लिख लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। फिर नीचे देखो, अगेन कॉपर है, तो कॉपर का कलर क्या रहा होगा यहाँ पे बताओ, रेडिश ब्राउन है ना, क्योंकि अकेला कॉपर है। ZnSO4 का कलर क्या होता है, अभी ऊपर बताया था, कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस रहेगा। अच्छा, इसमें आते हैं, अगेन कॉपर है, तुम्हें तो पता ही है कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। AgNO3 का कलर कैसा होता है, ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। जैसे ZnSO4 कलरलेस है, AgNO3 भी कलरलेस है। और अकेला अगर Ag दिख गया तो वो अकेला Ag जिंक के जैसा होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का। ठीक है, कैसे कलर का होता है अकेला Ag, सिल्वर व्हाइट कलर का। घर में देखा होगा अगर कोई फीमेल है तो उनके पास सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होंगे, स्पेशली एंकलेट्स, पायल वगैरह, है ना, तो ये सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। और उसके बाद जो CuNO3 बनता है ये कॉपर सल्फेट के जैसे ब्लू कलर का होता है। तो आपको ज्यादा चीजें तो कुछ याद ही नहीं करनी है। CuNO3 ये भी ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का, सिल्वर और जिंक दोनों ही सिल्वर व्हाइट कलर के। ZnSO4 कलरलेस है, कॉपर आप लोगों का रेडिश ब्राउन है ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे बताओ CuNO3 कौन से कलर का होगा, अभी ऊपर पढ़े ना, तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का। Ag ये कौन से कलर का होगा, सिल्वरी व्हाइट कलर का। ठीक है, ये देखो कलर्स होते जा रहे हैं याद। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पे एंट्री ली, सबसे जरूरी चीज ये आपको याद होना चाहिए। अभी आप लोगों का जो FeSO4 होता है, इस FeSO4 का कलर होता है ग्रीन कलर का सोल्यूशन। ठीक है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। एकदम अपने दिमाग में ठूस लो। और ZnSO4 का तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूं, कलरलेस। आप लोगों को पेपर में गिन चुन के 4 चीजें आएंगी। एक आएगा CuSO4, एक आएगा ZnSO4, एक आएगा FeSO4 और एक आएगा CuNO3 कॉपर सल्फेट और CuNO3 ब्लू कलर का, FeSO4 ग्रीन कलर का और आपका ZnSO4 कलरलेस। तो ये आपको याद होना चाहिए। जिंक एकदम सिल्वर के जैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का इसका कलर है। और जो Fe अगर अकेला कॉपर दिखे तो रेडिश ब्राउन कलर का, और अकेला अगर आयरन दिखे तो ग्रे कलर का। ये आपके पास और कलर आ गए, है ना। सिमिलरली यहाँ पे चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ZnSO4 बोलो कौन से कलर का, कलरलेस। Fe कौन से कलर का, ग्रे कलर का। ठीक है, FeSO4 कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। कॉपर कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। समझ में आ रही है बात, कैसे काम चल रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का। ये ऐसे कलर्स याद होने आवश्यक है। बताओ, FeSO4 कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। कॉपर कौन से कलर का, आपके रेडिश ब्राउन कलर का। ये कलर्स मैंने तुमको याद करने के लिए क्यों बताया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम किए जाते हैं।
क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम किया जाएगा जैसे कि इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर, इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं मिला दूं तो इन दोनों रिएक्शंस की मदद से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये आप लोगों का कंटेनर ए है। इस कंटेनर के अंदर में ये आप लोगों ने एक लिक्विड भर के रखा है, ठीक है। ये लिक्विड कॉपर सल्फेट का ये लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, कॉपर सल्फेट के इस लिक्विड में ऊपर मैंने एक ये कॉइन डाला। कॉइन की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट डाला, कोई एक पत्थर डाला जो जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक लेट से एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिंक का। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। आप यहां से क्या करो, अपनी ऑब्जर्वेशन समझाओ। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस मतलब आप क्या देखते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन। और राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वहां से ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद आप वहां पे क्या लिखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना तो ऊपर ही अपन सीख चुके हैं, बस ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको कलर पता होना चाहिए। तो देखो, रिएक्शन में जब जिंक ऊपर था, जब मतलब जिंक ऊपर था कंटेनर में जाने से पहले, उसका कलर कैसा था, सिल्वरी वाइट, और खुद कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। लेकिन जब आप ऊपर से उस जिंक को टपका दोगे उस कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के अंदर जाने के बाद जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगी। और रिएक्शन शुरू होने के बाद जो सोल्यूशन पहले ब्लू कलर का दिखता था, अब वही सोल्यूशन कौन से कलर का दिखेगा, कलरलेस। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशन आएगी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये आएगी कि आप लोगों का ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन अब क्या हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, बराबर। ये आपसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 भी आपसे पूछी जाएगी, ये वो आपको पता होना चाहिए क्या, कि उस रिएक्शन में कॉपर बना, ठीक है, कॉपर बना तो होगा क्या, आपने जो ये पेबल डाला था, रेड कलर का, ठीक है, या मान लेते हैं जो आपने पेबल डाला था, इस पेबल के आजू बाजू में आपको ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिखने लगेगा। ये ऐसा ब्राउन कलर का आपको डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्राउन कलर, ये ऐसा डिपोजिशन दिखेगा। तो ये डिपोजिशन किस चीज का है, ये डिपोजिशन किस चीज का डिपोजिशन है ये, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे रेडिश, ठीक है, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन इज फाउंड। ये रेडिश ब्राउन डिपोजिशन किसका है, कॉपर का है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर क्रिएट हुआ, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली तुमसे ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है सेकेंड वाली रिएक्शन से, कि आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड ZnSO4 का लिक्विड है, ऊपर से हम लोग एक खीला डाल रहे हैं, ये खीला कॉपर का है। बताओ, कॉपर और ZnSO4 जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर में ये मत लिख देना कि कलरलेस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे यहाँ तो नो रिएक्शन है, तो ये क्योंकि यहाँ पे नो रिएक्शन है इसीलिए इसमें कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपका टीचर पूछेगा कि रीजन बताओ, रीजन क्या है, बताओ क्यों ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो वहां पे बताना क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है, आपका कॉपर रिएक्टिव नहीं है ज्यादा जिंक से, तो देयरफॉर यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई नहीं। और जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो बताइए आपको वहां पे फिर कलर कैसे दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये जो टॉपिक आपने पढ़ा कि मेटल्स की रिएक्शन सॉल्ट सोल्यूशन के साथ करो, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करने का इंपॉर्टेंस ही यही है, यही इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहां से आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन वाले टॉपिक पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही मैंने जो नीचे भी रिएक्शंस दिए ना, इन सभी रिएक्शंस में आप लोगों को क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बताएंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे
कि पहले सोल्यूशन कलरलेस था और अब मेरा सोल्यूशन किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कैसे लिखेंगे कि इनिशियली आप लोगों का जो सोल्यूशन था, एक मिनट, ठीक है, अरे शायद ये डिस्चार्ज हो गया है, 2 मिनट। ठीक है, जब तक अपन बोल लेते हैं कि इनिशियली हमारा जो सोल्यूशन था वो कलरलेस था और अब हमारा सोल्यूशन किस कलर का हो गया, ब्लू। ये आप बोल सकते हो, ये हो गई आप लोगों की पहली ऑब्जर्वेशन, है ना। फिर उसके बाद आपसे एक इंसान ये भी पूछ सकता है कि बताइए ये ब्लू कलर क्यों हुआ, तो उसको तुम ठीक है बोलो कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर CuNO3 2, जो दिख रहा है बस वो बोल दो, उसमें अपना क्या जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियली सोल्यूशन वाज कलरलेस, सोल्यूशन वाज कलरलेस। ठीक है, नाउ इट टर्न्स आउट ब्लू, इट टर्न्स आउट ब्लू। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछेगा कि इस ऑब्जर्वेशन का रीजन क्या है, तो रीजन में बोलना फॉर्मेशन, किस चीज का फॉर्मेशन, आपके पास जो CuNO3 बना है उसकी वजह से ब्लू है, बराबर है। ठीक है, ये हो गया, खत्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे होगे ना, लेट्स इमेजिन ये आपका कंटेनर है, तो उस कंटेनर की वॉल्स पे आपको ये ग्रे 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 कलर का डिपोजिशन दिखेगा। जैसे ऊपर में आपको कंटेनर में ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिख रहा था क्योंकि उस रिएक्शन में कॉपर प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहां पर आप जो भी कंटेनर आप यूज करोगे उस कंटेनर में आप लोगों को सिल्वर का डिपोजिशन दिखेगा, ग्रे कलर का डिपोजिशन दिखेगा। तो यहां पे आप लोगों की सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि सिल्वर डिपोजिशन इज फाउंड। ठीक है, आपको वहां पे कैसा दिख रहा है, सिल्वर डिपोजिशन दिख रहा है। अब ये सिल्वर डिपोजिशन किसकी वजह से दिख रहा है बताओ, तो यहां पे ये सिल्वर डिपोजिशन का एक ही रीजन है, फॉर्मेशन ऑफ आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ Ag, क्योंकि वहां पे Ag प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ। अब सिमिलरली किसी ने तुमसे नीचे वाली रिएक्शन ऑब्जर्वेशन पूछ ली है कि यहां पे बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे आप ये बोलोगे कि अगर कॉपर नाइट्रेट में मैं सिल्वर की स्ट्रिप डाल भी देता हूं, ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देख, क्या सोल्यूशन का कलर बदलेगा, ब्लू कलर क्या बदलेगा, तो आप बोलोगे नहीं बदलेगा। तुम बोलोगे क्या सिल्वर डिपोजिशन हटेगा, मतलब सिल्वर का अगर आपने लेट से कॉइन डाला तो क्या सिल्वर का कॉइन गायब हो जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा। कोई भी चीज गायब या कोई भी चीज पैदा तभी होती है जब दो लोगों के बीच में रिएक्शन हो, तो यहां पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो क्यों वहां पे आप लोगों का कुछ भी अपीयर होगा या कुछ भी डिसअपीयर होगा। और रिएक्शन यहां क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अटैक करने वाला यानी कि आपका Ag वो क्या है, आप लोगों का लेस रिएक्टिव है, किससे, आप लोगों के कॉपर से, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है इसीलिए वो रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई। सिमिलरली यही सेम बातचीत आपको यहां नीचे भी पूछी जा सकती है ना, तो उसमें कुछ अलग जवाब तो दोगे नहीं। जैसे यहां पे बताओ ऑब्जर्वेशन नंबर A क्या लिखोगे कि पहले मेरा सोल्यूशन ग्रीन कलर का था और अब मेरा सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। तो इनिशियली सोल्यूशन वाज ग्रीन बट नाउ द सोल्यूशन टर्न्स आउट टू बी कलरलेस। किसी ने पूछा कि बताइए ऐसा क्यों हुआ है कलरलेस, तो वहां पे हम रीजन में लिखेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, किसकी वजह से बताओ, Fe की वजह से कि ZnSO4 की वजह से, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4। ये बात हुई। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में आते हैं, तो आपने जो Zn डाला था वो Zn पहले सिल्वर व्हाइट कलर का था और आप लोगों ने अभी जो Fe डाला वो Fe आप लोगों के कौन से कलर का है, वो Fe आप लोगों के ग्रे कलर का है। ठीक है, ग्रे कलर का है, तो ज्यादा कोई इसमें ग्रे और सिल्वरी व्हाइट में देखो कोई खास आपको अंतर नहीं दिखेगा। बस आप इतना बोल सकते हो कि आपने जो जिंक का टुकड़ा डाला था, मान लेते हैं आपने जो जिंक का टुकड़ा आपके इस शेप का था, तो जिंक के टुकड़े के आजू बाजू में आपको ग्रे कलर का डिपोजिशन दिखेगा और ये जो ग्रे कलर का डिपोजिशन है, ये ग्रे कलर का डिपोजिशन आपका किसका है, आपके Fe का है, ग्रे डिपोजिशन अराउंड Zn, ठीक है, ऑफ Fe। ठीक है, ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो। यहाँ कुछ भी नहीं होगा,
अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही फेमस है, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जैसे कि बाकी थे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आएगा कि आपका ब्लू कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। क्यों कन्वर्ट हुआ बताओ देखकर, ड्यू टू FeSO4 फॉर्मेशन। ठीक है, आपने जो स्टार्टिंग में आयरन का लेट से कील डाला था, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में आप क्या लिखोगे कि अगर मैंने आयरन का कील डाला था तो उस आयरन के कील के आजू बाजू, ठीक है, उस आयरन के कील के आजू बाजू मुझे रेडिश ब्राउन कलर का ऐसा डिपोजिशन दिखेगा। ठीक है, पूरी तरीके से आयरन का कील गायब नहीं हुआ, लेकिन मुझे वहां पे आप लोगों को ये रेडिश कलर का डिपोजिशन दिखेगा। अब ये रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन, ठीक है, ब्राउन डिपोजिशन अराउंड, किसके अराउंड दिखने को मिल रहा है मुझे, डिपोजिशन अराउंड आपके Fe, किसकी वजह से है, ड्यू टू कॉपर, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर प्रोड्यूस हुआ। बस खत्म हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक, इतना सही था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं गिव रीजंस के फॉर्मेट में कि व्हाट विल हैपन इफ आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड व्हाट विल हैपन इफ अ कॉपर नेल इज डिप्ड इन अ फेरस सल्फेट सोल्यूशन। ये ऐसा, तो उसमें ऊपर वाला तो देखो सभी लोग सही लिख देते हैं, नीचे वाले में उनके अंदर की जो फीलिंग है वो फीलिंग बाहर आ जाती है और उनको इच्छा होती है कि अरे यार नीचे में भी तो रिएक्शन होगी, वो नीचे में भी ना आओ देखा जाता हूँ, नीचे में भी उठा के फेंक देते हैं, हाँ चलो चलो इसमें भी हम लोग प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट लिखने से पहले, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने से पहले इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो लेस रिएक्टिव है। अगर वो लेस रिएक्टिव है तो आपका आंसर नो रिएक्शन होना चाहिए, बराबर। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चंस के नाम पे हमने ये किया, आपको बोला गया है कि NaCl का आपके पास सोल्यूशन है, उसमें आपको ऐड करना है कॉपर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है MgCl2 का आपके पास सोल्यूशन है और उसमें आपको ऐड करना है एल्यूमिनियम। फिर हो गया कि आपके पास सिल्वर है, सिल्वर में आपके ये है FeSO4 एक्वस। अब आपको बताना है कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वहां पे लिख दो कि नो रिएक्शन, ये आपको बताना है। तो सभी में प्रोडक्ट बनेगा ऐसा नहीं होता है, चेक करो। पहले वाले में अटैक कौन कर रहा है, कॉपर। किस पे अटैक कर रहा है, हे भगवान, सोडियम पर। सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होता है, तो कोई सोडियम को कैसे हरा सकता है, सोडियम को हराना तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। किस पर, Mg पर। क्या एल्यूमिनियम Mg से ज्यादा रिएक्टिव है क्या, नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, Fe किस पर, सॉरी यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, Ag किस पे, Fe पर। क्या Ag ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा नो रिएक्शन। यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, कॉपर, किस पे, Ag पे। क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, यस कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद Ag बाहर आ जाएगा और आपका आंसर आएगा CuNO3 होल ट्वाइस टू, कॉपर की वैलेंसी 2 लेना। ठीक है, अब कलर की बात कर लें तो AgNO3 कलरलेस था और जो CuNO3 होल ट्वाइस 2 बना वो ब्लू कलर का है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले आब का सोल्यूशन क्या था, कलरलेस था, और रिएक्शन हो जाने के बाद आप लोगों का सोल्यूशन किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा डेटा वाइज टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे अपन कॉलम बना लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी मेटल की, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस खत्म ही हो गया अपना। यहाँ पे हेडिंग डाल दी आयरन, ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2, यहाँ पे आ गया सल्फेट। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन हमने कॉलम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया कॉपर। 2 मिनट लगेगा यार क्वेश्चन लिखने में, मुझको स्किप कर लेना वीडियो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जिंक सल्फेट, और यहाँ पे आ गया सिल्वर नाइट्रेट। चलो
अब यहाँ पे मेटल्स के नाम लिख देते हैं। लेट्स से मेटल ए, लेट्स से मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी, ये इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिख दिया NR मतलब नो रिएक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि होगी, और बाकी की 2 जगह पे भी मैंने लिख दिया नो रिएक्शन। ये आपको टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया नो रिएक्शन, यहाँ पे लिख दिया नो रिएक्शन, यहाँ पे आखिरी के 3 में लिख दिया नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ पे लिख दिया नो रिएक्शन और यहाँ पे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों का मेटल ए आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आंसर होगा नो रिएक्शन। अगर आपके उसी मेटल ए को कॉपर सल्फेट के साथ मैंने रिएक्ट करवाया तो आंसर होगा हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। और अगर उसी मेटल ए को मैंने जिंक सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कमेंट वहां पे नहीं किया गया। और नीचे आपको पूछा गया है कि बताइए ऊपर दिए हुए 4 मेटल में से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा। कई लोग तो सवाल को देखकर ही पेपर में सवाल छोड़ देंगे, अरे यार बहुत कठिन है, अरे यार बहुत कठिन है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। और इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया है कि जहां जहां मैंने या क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, आपको उसको कंप्लीट करना है चार्ट को। और तीसरा क्वेश्चन है उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा अरेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। तो देखिए ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, किसी को डाउट हो तो मैसेज करना, अपन उससे बातचीत भी करेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे फोकस के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्या बोल रहा है वो आपसे कि आपका मेटल ए जब आयरन सल्फेट के साथ डाला गया तो उसने नो रिएक्शन दी, ओके। लेकिन जब कॉपर के साथ डाला गया तो उसने रिएक्शन किया। इसके लिए सबसे जरूरी है पहले रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ ज़ेब्रा, तो आएगा के, उसके बाद आएगा सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो कॉलिंग यहाँ पे मी मतलब मैग्नीशियम, ज़ेब्रा मतलब एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मतलब जिंक, ठीक है। इंस्टेड आई, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ट्राई मतलब टीन, तो टीन मतलब ये, ठीक है। आई ट्राई, उसके बाद क्या था, आई ट्राई मैं भी भूल गई हूँ, ठीक है, आई ट्राई के चक्कर में नहीं पड़ते। फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का लेड और फिर आ जाता है हाइड्रोजन। तो ये हो गया लेड और ये हाइड्रोजन के लिए ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद का तो सबको पता है, होता है कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद होता है गोल्ड। ये इस तरीके से है ना। चलो अब देखो ध्यान से, मेटल ए को जब आयरन के साथ रिएक्ट कराया गया, आयरन मतलब ये Fe, ठीक है, ठीक है, तो उसने नो रिएक्शन दी। तो जब कोई मेटल ए आयरन के साथ ही नो रिएक्शन दे रहा है तो इससे क्या समझ में आता है कि आयरन से पहले के जो लोग हैं, जो कि आयरन से भी ज्यादा ताकतवर है ना, उनके साथ तो फिर वो क्या खाक रिएक्शन करेगा, मतलब वो उनके साथ भी रिएक्शन करने वाला नहीं है। जो आयरन के साथ नहीं कर पाया वो आयरन से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, बराबर। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि मेटल ए का जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन अगर करवाई गई तो क्या वो रिएक्शन होगी, आपसे ये पूछ रहा है। हम ही नहीं पता कि मेटल ए कौन है, बट इतना तो पता है कि जिसने आयरन के साथ रिएक्शन नहीं की वो आयरन से बड़े लोगों के साथ कैसे रिएक्शन कर सकता है। तो जिंक तो आयरन से भी बड़ा और ताकतवर है, तो देयरफॉर यहां पर भी हमारा आंसर आएगा नो रिएक्शन। समझ रहे हो मैंने नो रिएक्शन कैसे लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी मेटल ए ने कॉपर के साथ रिएक्शन की। ये जो आपका कॉपर है ना, ये कॉपर, इस कॉपर के साथ उसने रिएक्शन कर दी। तो अगर कॉपर के साथ रिएक्शन कर सकता है तो कॉपर से जो कमजोर लोग हैं, ठीक है, कॉपर से जो कमजोर हैं, कॉपर से ताकतवर नहीं, ताकतवर के बारे में कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, कॉपर के साथ अगर रिएक्शन की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेड के साथ भी कर सकता है, मुझे क्या पता, ठीक है। लेकिन अगर कॉपर के साथ की है तो कॉपर के कमजोर लोग, कॉपर से कमजोर लोग, उनके साथ भी करेगा।
मर्क्यूरी के साथ भी करेगा, सिल्वर के साथ भी करेगा, गोल्ड के साथ भी करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाओ, तो वहां पे हमारा आंसर होगा कि यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, एक लाइन हमारी कंप्लीट। अब आते बी के बारे में। बी की रिएक्शन आयरन के साथ करवाई गई तो रिएक्शन हो गई। ठीक है, बोल रहा है कि बी की रिएक्शन आयरन के साथ करवाई तो हो गई, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जब जिंक के साथ करवाया उसने, देखो यहाँ पे जिंक के साथ करवाया तो नहीं हुई, आयरन के साथ करवाया तो हो गई, जिंक के साथ करवाया तो नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है। अब आती है बात, कॉपर के साथ क्या होगा और सिल्वर के साथ क्या होगा, बताओ। कॉपर के साथ क्या होगा और सिल्वर के साथ क्या होगा। तो जो चीज आयरन के साथ रिएक्ट कर सकती है, देखो ये आयरन के साथ रिएक्ट किया ना उसने, बी के बाजू में आयरन के साथ लिखा है ना। अभी अभी मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ लड़ाई करके जीत सकता है तो उससे कमजोर लोगों के साथ तो डेफिनेटली जीत सकता है। जब आयरन को वो हटा सकता है तो आयरन से जो कमजोर लोग हैं, आयरन से जो कमजोर लोग हैं, लेड, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, उनको भी हटाएगा। तो यहां पर भी ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, बाकी नीचे का तो देखो पूरा भरा हुआ ही दिया है, तो उससे तो मैं क्या बात करूं। तो हमने जो क्वेश्चन बोला गया था कंप्लीट द चार्ट, ये हम लोगों का हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव के बेसिस पे हम ये देखते हैं, 4 लोगों का नाम दिया गया है। 4 लोग कौन कौन से, एक बोला गया है आयरन, एक बोला गया है जिंक, एक बोला जा रहा है कॉपर और एक लिया गया है सिल्वर। सिल्वर और कॉपर को तो भगा दो, इतने कमजोर लोग हैं, उन कमजोरों के साथ क्या बातचीत करना। ए जो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, क्योंकि जिंक और आयरन में ज्यादा ताकतवर कौन है, जिंक। तो जो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है वो सबसे ताकतवर। अब चेक करो जिंक के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, जिंक के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, चेक करो। तो जिंक के साथ तो यार कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। फिर अब तो जिंक तो अब कोई काम का ही नहीं है, देखो ना हर जगह नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। चलो जान दो। फिर जिंक से कम ताकतवर कौन है, एफई। जिंक से कम ताकतवर कौन है, एफई। देखो एफई के साथ कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, एफई के साथ सिर्फ एक ही इंसान रिएक्शन कर रहा है, वो है बी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई है तो वो कौन है, आपका बी, क्योंकि बाकी लोग तो कर ही नहीं पा रहे ना, खत्म। अच्छा, अब बोला है कि उनको उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से भी अरेंज करो, तो इतना तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी। अब एक काम करो, ये ढूंढो कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है। तो सबसे कम रिएक्टिव का मतलब कौन होगा, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा या फिर जो सबसे कम रिएक्शन कर रहा है। तो देखो ए वाले ने क्या की, 2 रिएक्शन नहीं की और 2 रिएक्शन उसने की, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं पूछूंगी कि ए वाले ने कितनी रिएक्शन नहीं की तो होगा 2, और कितनी की उसका आंसर होगा 2। बी वाले ने गिनो कितनी रिएक्शन की, उसने 3 रिएक्शन की और 1 रिएक्शन नहीं की। सी वाले ने कितनी रिएक्शन नहीं की, 3 रिएक्शन नहीं की, और कितनी रिएक्शन की, सिर्फ 1। और डी वाले ने तो 1 भी रिएक्शन नहीं की और यस केस में तो 0 है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शंस कौन कर रहा है, बी। तो बी सबसे ताकतवर। सबसे कम रिएक्शंस कौन कर रहा है, आपका डी। तो डी तो आपका सबसे कम ताकतवर होगा। अब बचे 2, देख लो। फिर आप लोगों के पास ए ने 2 रिएक्शन की, सी ने 1 रिएक्शन की। तो ए और सी में कौन ज्यादा ताकतवर है, ए, और उसके बाद सी। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, खत्म एकदम। इस तरीके से आपको चीजों को क्या करना है, अरेंज करना है। पेपर में अगर इस टाइप का सवाल आए तो उसमें घबराना नहीं है कि अरे यार ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट डोंट थिंक कि इसमें अब कुछ ऐसा था जो तुम लोगों को नहीं बनता। चीज़ें बनने वाला एक थी जो बनती। तो यहाँ पर हम लोगों की एक और केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई कि अगर मेटल को किसी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ डालोगे तो क्या होगा। अब एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जो मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, वो ये है कि अगर मेटल के बदले में यदि आपके पास नॉन मेटल होता
और नॉन मेटल को अगर मैं तुम्हें कहती कि सॉल्ट सोल्यूशन के साथ डालो तो बताओ क्या होगा, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी उतना ही आसान है। कैसे? वही सेम रूल, बस फर्क इतना है, जैसे यहाँ ये हमने किया है बाय द वे, चैप्टर नंबर 1 में जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तब ये किया है, ऐसा आपको लिखा है। अब कई गधे क्या करते हैं, क्लोरीन का अटैक सोडियम पे करवा देते हैं। मूर्खों, फर्स्ट चैप्टर में ये चीज सिखाई थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक करता है। तो Cl2 Br पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर Cl2 ने Br पे अटैक किया तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। तो हैलोजेंस में आपके पास 4 लोग होते हैं, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आयोडीन। तो इन चारों में आपको रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन को निकाल के वो बाहर फेंक देगा। ब्रोमीन जब बाहर जाएगा तो अकेला ब्रोमीन नहीं रहेगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को जब भी बाहर निकाला जाता है वो हमेशा डबल होकर बाहर जाते हैं, क्योंकि वो गैस है ना। अच्छा, और ये बन जाएगा आपका NaCl। तो ये सारा काम हम लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में किया है। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि अच्छा ये तो चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले भी पढ़ी है। बस ये बाजू में जो मैंने पिंक कलर में जो रिएक्टिविटी लिखी है, ये रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के केस में नेगेटिव का नेगेटिव पर अटैक कराना है, पॉजिटिव का पॉजिटिव पर। ये बेसिक है जो आपको बेसिक चैप्टर नंबर 1 में ही सिखा दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, तो बस हमारा पार्ट खत्म। अब कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस चौथी केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आपके पास कोई मेटल है तो उस मेटल को अगर आपने एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल एसिड्स के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो हम लोगों की फिर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई खत्म हो जाती है, बट उसके बाद मैं एक और क्लास लूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिस क्लास में कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई हैं बट वो इतनी आसान है कि एक इंसान को एटलीस्ट आनी चाहिए, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने में आ गया है। फिर मैं एक बार देख लूँगी कि आपके इस साल के डिलीटेड सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड है कि उसको डिलीट कर दिया गया है। अगर होगा तो फिर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो फिर उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके मेटल के मेटलर्जी वाली पूरी प्रोसेस और करोजन, वो तो पूरा डिलीट हो गया है। तो जो डिलीट हो गया है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास किस पे रहेगी, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स विथ एसिड, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस रिएक्शन सेकेंड क्लास में, और तीसरी क्लास अगर आयोनिक कंपाउंड वाले पार्ट को डिलीट नहीं किया गया सिलेबस से तो वो, तो हार्डली बाय सैटरडे हम लोग इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो इंसान मुंह खोले बताए, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक से ले लूं, और नोट्स तुम लोगों को मैं ग्रुप में